मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। 12वीं का आखिरी पर्चा जिस दिन खत्म हुआ उस दिन वसीम को लगा जैसे किसी ने पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया हो। 3 साल की थकान, रात के 2 बजे तक पढ़ाई, माँ की चाय और अब्बा की उम्मीदें, सब कुछ उस एक पर्चे के साथ जमा हो गया था। जब वो परीक्षा हॉल से बाहर निकला तो धूप बहुत तेज थी मगर उसे ठंडक महसूस हुई। अब वक्त था खाली, बेलगाम, बेफिक्र वक्त। पहले 2 दिन तो वसीम ने सो कर गुजारे। तीसरे दिन घर की 4 दीवारी बेड़ियां लगने लगी। उसका फ़ोन हाथ में था और अंगूठा अमन के नंबर पर रुक गया। अमन उसका पुराना दोस्त था, वो किस्म का दोस्त जो रात के 11 बजे भी हाँ चलते हैं कह दे। दोनों में यही बात मिलती थी। वसीम ने कॉल किया, 2 घंटे की बातचीत हुई और उसी के बीच जिक्र आ गया निर्मल का। निर्मल उनका तीसरा दोस्त जो पिछले कई महीनों से दोनों को अपने गांव बुला रहा था। हर बार यही कहता, यार एक बार आ जाओ, बड़ा अच्छा है यहाँ, नदी है, खेत है, असली खाना मिलेगा। और हर बार वसीम और अमन का जवाब होता, पढ़ाई हो जाने दे फिर देखते हैं। अब पढ़ाई हो गई थी। वसीम को ख्याल आया क्यों ना निर्मल को सरप्राइज दिया जाए, बिना बताए, बिना कॉल किए। उसका चेहरा देखने लायक होगा। अमन तुरंत राजी हो गया। अगले दिन दोनों ने वो थोड़ा बहुत जो निर्मल के गांव के बारे में जानते थे उसे गूगल पर ढूंढा। गांव का नाम था धनपुरा। जिला बदल जाता था, राज्य की सीमा पास था। मैप में दिखा कि नज़दीकी रेलवे स्टेशन से गांव 5 किलोमीटर अंदर है। कोई बस नहीं, कोई ऑटो नहीं, बस एक कच्ची सड़क जो गांव तक जाती थी। दोनों ने दोपहर 4 बजे की ट्रेन पकड़ी। डिब्बे में भीड़ थी। खिड़की के बाहर खेत थे। वसीम हेडफोन लगा लिए और अमन सो गया। 7 घंटे का सफ़र जैसे आदत बन गई। रात के करीब 11 बजे ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। जब दोनों प्लेटफॉर्म पर उतरे तो पहला एहसास यही हुआ कि यहाँ बहुत सन्नाटा है। स्टेशन छोटा था, 2 बल्ब जल रहे थे, एक टिकट काउंटर बंद था, एक कुत्ता दूर कहीं रो रहा था और कुछ नहीं। न कोई यात्री, न कोई रिक्शे वाला, न कोई चाय वाला। वसीम ने चारों तरफ देखा। स्टेशन के बाहर सड़क थी और सड़क के उस पार अंधेरा था। ऊपर आसमान काले बादलों से भरा हुआ था। हवा चल रही थी, वो किस्म की हवा जो बारिश से पहले आती है और अपने साथ मिट्टी की एक अजीब गंध लाती है। अमन ने मैप खोला, 5 किलोमीटर है, पैदल चलते हैं। वसीम ने एक लम्हे के लिए सोचा कि निर्मल को कॉल कर लें मगर फिर हंसा, नहीं यार, सरप्राइज पूरा करते हैं, है ना। दोनों चल पड़े। सड़क कच्ची थी, बल्कि सड़क कहना भी ज्यादा होगा। एक पगडंडी थी जो खेतों के बीच से गुजरती थी। दोनों तरफ लंबे लंबे पेड़ थे जिनकी शाखें हवा में हिल रही थीं। वसीम का फ़ोन टॉर्च की तरह काम कर रहा था मगर बैटरी पहले से कम थी। यार निर्मल ने कभी बताया नहीं कि उसका गांव ऐसा है, अमन ने कहा। ऐसा मतलब डरावना? वसीम हंसा मगर हंसी थोड़ी खोखली थी। तभी बारिश शुरू हो गई।
पहले 2-4 बूंदें, फिर अचानक जैसे आसमान फट गया। वसीम और अमन भागे, मगर भागने को कहीं कुछ था नहीं। खेत थे, पेड़ थे और बारिश थी। 5 सेकंड में दोनों भीग गए। कुछ दिखता है क्या? अमन चिल्लाया। वसीम ने टॉर्च चारों तरफ घुमाई और तभी अमन को दिखे दूर रास्ते से थोड़ा हटकर जंगल के अंदर एक रोशनी, धुंधली पीली कांपती हुई, जैसे किसी लालटेन की लौ हो। दोनों उसी तरफ भागे। जंगल घना था मगर ज्यादा नहीं। 100-150 कदम चलने के बाद एक मकान नजर आया। पुराना था, दरवाजा लकड़ी का था, छत पर खरपैल थे, दीवारें मिट्टी और पत्थर की। एक खिड़की में वो पीली रोशनी जल रही थी। घर के चारों तरफ झाड़ियां थी जो बारिश में और भी घनी लग रही थी। वसीम ने दरवाजा खटखटाया। भीतर से कोई आवाज नहीं। उसने फिर खटखटाया, इस बार जोर से। कुछ देर बाद, शायद 2 मिनट, जो दोनों को 10 मिनट जितने लगे, दरवाजा खुला। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। 70-75 साल का होगा। झुकी हुई कमर, सफेद बाल, चेहरे पर झुर्रियां इतनी जैसे कि किसी की नक्काशी हो। आंखें छोटी थी और उनमें एक अजीब शून्यता थी। वो शून्यता जो दर्द देखने के बाद आती है। उसने सफेद धोती पहनी थी जो घुटनों तक थे। उसने दोनों को ऊपर से नीचे तक देखा, कोई सवाल नहीं किया। वसीम ने बताया कि वो बारिश में फंस गए हैं, थोड़ी देर के लिए अंदर बैठने दें। बूढ़े ने एक पल रुक कर देखा, फिर दरवाजे से हट गया। दोनों अंदर आ गए। घर के अंदर बड़ा कमरा था। बाईं तरफ एक चारपाई, दाईं तरफ एक पुरानी अलमारी जिसके दरवाजे टूटे थे। बीचों बीच एक लालटेन जल रहे थे जो पूरे कमरे में पीली थरथराती रोशनी को चारों तरफ बिखेरते थे। कोनों में अंधेरा जमा था, वो किस्म का अंधेरा जो लगता है जैसे सांस ले रहा हो। एक दीवार पर किसी औरत की तस्वीर टंगी थी, पुरानी काली सफ़ेद। औरत की आंखें बंद थे और तस्वीर में भी वो कहीं दूर देख रहे थे। घर में सीलन की गंध थे और कुछ और भी, एक अजीब मीठी सी बास जिसे वसीम पहचान नहीं सका। बूढ़े ने दोनों को चारपाई पर बैठने का इशारा किया। खुद एक कोने में रखी टूटी कुर्सी पर बैठ गया। बोला कुछ नहीं। वसीम ने अमन को देखा, अमन ने वसीम को देखा। वसीम ने होंठ दबाए। बारिश बाहर और तेज हो गई थी। छत पर पानी गिरने की आवाज एक तरह का शोर बना रही थे। कुछ देर बाद बूढ़े ने उठकर एक पुराना बर्तन लाया। उसमें चाय थे। बिना पूछे 2 कप रखे। वसीम ने शुक्रिया कहा। बूढ़े ने सिर हिलाया। चाय में कुछ अजीब था, बहुत कड़क, और उस कड़वाहट के नीचे कोई और स्वाद था जिसे पहचानना मुश्किल था। मगर ठंड में वो गर्म चाय किसी नेमत से कम नहीं थे। वसीम की नज़र तब उस दरवाजे पर पड़ी। कमरे के पिछले हिस्से में एक मोटे पर्दे के पीछे एक दरवाज़ा था। वो दरवाज़ा बाकी घर से अलग था, लोहे का था और उस पर एक ताला लगा था। ताला नया था। बाकी घर में सब कुछ पुराना और जर्जर था, मगर वो ताला चमकीला था। वसीम की नज़र वहाँ से हटी नहीं। तभी उसे एक आवाज़ आई, बहुत धीमी, बारिश की आवाज़ के नीचे से आती हुई। वो आवाज़ थी किसी के रोने की, या किसी के करहाने की, या फिर दोनों मिली हुई। वसीम ने अमन को देखा। अमन ने भी सुना था। उसका चेहरा बता रहा था। आवाज़ उस लोहे के दरवाजे के पीछे से आ रही थी।
बूढ़े ने जैसे कुछ सुना ही नहीं, वो उसी कोने में बैठा था, आंखें बंद, जैसे सो रहा हो। वसीम ने धीरे से कहा, बाबा, वो नीचे कोई है? बूढ़े ने आंखें खोली। उसकी नजर वसीम पर पड़ी, फिर उस दरवाजे पर, फिर वापस वसीम पर। बिल्ली है, नीचे तहखाना है, कभी कभी आ जाती है। आवाज बिल्ली जैसी नहीं थी। 12 बज रहे थे, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वसीम और अमन ने तय किया कि यहीं रात गुजार लेंगे, सुबह निकलेंगे। बूढ़े ने कोई ऐतराज नहीं किया। अमन जल्दी सो गया, शायद थकान थे, शायद वो चाय। वसीम लेटा रहा, मगर नींद नहीं आई। घड़ी के कांटे खिसकते रहे। घर में सिर्फ लालटेन की रोशनी थी और बारिश की आवाज। फिर वो आवाज आई, इस बार साफ थी। रोना नहीं था, एक बच्चे की आवाज थी। कुछ कह रहा था, बहुत धीरे, जैसे खुद से बात कर रहा हो। वसीम उठकर बैठ गया। उसका दिल तेज धड़क रहा था। बूढ़ा अब कमरे में नहीं था। वसीम ने अमन को जगाया। अमन की आंखें खुली। उनमें कुछ देर तक धुंध रही। फिर वो भी आवाज सुनकर सीधा बैठ गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा। वसीम उठा। उसके पैर धीरे धीरे उस पर्दे की ओर बढ़े। अमन पीछे था, उसके कंधे पर हाथ। पर्दा हटाया। लोहे का दरवाजा सामने था और ताला खुला हुआ था। ना हटाया गया, बस खुला था, लटका हुआ। दरवाजे की दरारों से एक ठंडी हवा आ रही थी और वो आवाज अब बिल्कुल साफ। एक बच्चा था नीचे और वो गा रहा था एक पुरानी लोरी जो वसीम ने कभी नहीं सुनी थी, मगर जिसे सुनकर उसे रोंगटे खड़े हो गए। अमन ने वसीम का हाथ पकड़ा, मत जा, मगर वसीम पहले ही दरवाजा धकेल चुका था। अंदर सीढ़ियां थे, पत्थर की पुरानी काई लगी हुई। नीचे से ठंडी हवा और उस मीठी सड़ी गंध का मेल आ रहा था। वसीम ने फोन की टॉर्च चलाई। दोनों उतरने लगे। तहखाना बड़ा था, इतना बड़ा कि टॉर्च की रोशनी दूसरे कोने तक पहुंचती नहीं थी। दीवारें पत्थर की थी, जमीन कच्ची और छत इतनी नीचे कि वसीम को झुकना पड़ा। और बीच में एक बच्चा, 7-8 साल का लड़का जमीन पर बैठा था, घुटने छाती से लगाए, और वो लोरी गुनगुनाता जा रहा था जैसे उसे दुनिया का कोई होश नहीं। उसने सफेद कपड़े पहने थे जो मैले हो चुके थे, बाल बिखरे थे। बेटा, वसीम ने कहा। बच्चे ने गाना बंद किया। धीरे धीरे उसने सिर उठाया। उसका चेहरा, उसकी आंखें बंद थी, पलकें थीं मगर हिली नहीं, जैसे आंखें थी ही नहीं, बस बंद पलकों की खाल थी। वसीम के मुंह से आवाज नहीं निकली। बच्चे ने कहा, तुम आए। और वो आवाज किसी बच्चे की नहीं थी, वो बहुत पुरानी थी। अमन ने वसीम को खींचा और दोनों सीढ़ियां चढ़ने लगे, मगर ऊपर बूढ़ा खड़ा था, दरवाजे पर, हाथ में लालटेन, चेहरे पर कोई भाव नहीं। बैठ जाओ, उसने कहा। वो पहली बार इतना बोला था। वसीम और अमन रुक गए। भागने का रास्ता नहीं। बूढ़ा धीरे धीरे सीढ़ियां उतरा, तहखाने में आया, बच्चे के पास गया और उसके सिर पर हाथ रखा। बच्चे की आंखें इस बार खुली, सफेद थीं, पूरी तरह सफेद। वसीम ने देखा कि बच्चे की कलाई पर एक पुरानी रस्सी बंधी थी जो दीवार के एक कड़े से जुड़ी थी। रस्सी पर काले निशान थे।
बूढ़ा जमीन पर बैठ गया, लालटेन सामने रखे, और फिर उसने बात करनी शुरू की। उसकी आवाज थके हुए थे। उसने बताया कि इस घर में वो पिछले 22 साल से रह रहा है, अकेला। घर उसके बाप का था, बाप से पहले दादा का। इस गांव में धनपुरा से 3 किलोमीटर पहले एक पुराना कुआं था। लोग कहते थे उसमें कोई रहता है, कोई जो बच्चों की शक्ल लेता है। 22 साल पहले उसके पोते ने उस कुएं के पास खेलना शुरू किया था। एक दिन पोता घर नहीं लौटा। रात को वो आया, मगर वो उसका पोता नहीं था। बूढ़े ने उसे रोक लिया, रस्सी से बांधा, तहखाने में रखा, क्योंकि वो जानता था अगर इसे छोड़ा तो ये जो भी घर में मिले उसे खा जाएगा, और अगर मारा गया तो उसका असली पोता जो कुएं में था वो भी मर जाएगा। 22 साल से मैं यहाँ हूँ और वो नीचे है। हम दोनों एक दूसरे को जिंदा रखते हैं। कमरे में खामोशी छा गई। वसीम ने बच्चे को देखा। बच्चे की सफेद आंखें उसकी तरफ थे। तुम्हारा पोता अभी भी? बूढ़े ने सिर हिलाया। जब तक वो है मेरा बच्चा भी है। वो रात वसीम और अमन ने ऊपर बिताई। तहखाने का दरवाजा बंद हो गया, ताला लग गया। बूढ़ा अपनी कुर्सी पर बैठा रहा, आंखें खुले। कोई नहीं सोया। सुबह होते ही बारिश रुक गई। आसमान में हल्की नीली रोशनी फैली तो वसीम और अमन ने उठकर जाने की तैयारी की। बूढ़े ने रोका नहीं। दरवाजे पर वसीम रुका, पलट कर देखा। आपने कभी किसी को बताया नहीं? बूढ़े ने जवाब नहीं दिया। बस उसकी आंखें, जो कल रात शून्य लग रहे थे, उनमें इस वक्त कुछ था, पानी था। वो रो नहीं रहा था, बस उसकी आंखें नम थे। वसीम चला गया। निर्मल के घर पहुंचे तो सुबह के 7 बजे थे। निर्मल दरवाजे पर आया तो पहले तो हैरान हुआ, फिर जोर से हंसा। यार, बिना बताए सच में? वसीम और अमन हंसे नहीं। निर्मल ने उनके चेहरे देखे। क्या हुआ? सब ठीक है? हाँ, बस थक गए हैं। उस दिन दोपहर को खाने के बाद जब निर्मल चाय बना रहा था, वसीम ने उससे उस पुराने घर का जिक्र किया, जंगल में रास्ते से थोड़ा हटकर। निर्मल का हाथ रुक गया। कौन सा घर? एक बूढ़ा था, अकेला रहता है। निर्मल ने चाय रखी। उसका चेहरा बदल गया था। वसीम, उस तरफ कोई घर नहीं क्या? जंगल के उस तरफ 20-25 साल पहले एक परिवार रहता था। बूढ़ा, उसकी बहू और एक पोता। एक रात कुएं के पास कुछ हुआ, बच्चा गायब हो गया। बूढ़ा पागल हो गया। लोग कहते हैं वो घर तलाश करते करते जंगल में गया और कभी नहीं आया। कब? 22 साल पहले। वसीम की चाय का कप हाथ में कांप रहा था। वो घर कब से खाली पड़ा है, जला हुआ है। वहां कोई नहीं रहता। गांव वाले उस तरफ जाते भी नहीं। वसीम ने उस रात बहुत देर तक सोचने की कोशिश की। उसने अपने फोन में टॉर्च की रोशनी देखे थे, चाय पी थे, बूढ़े की आवाज सुने थे, तहखाने में उतरा था, बच्चे की आंखें देखे थे। मगर तस्वीर उसे याद आई। तस्वीर पर लगी काली सफेद तस्वीर उस औरत की जो कहीं दूर देख रहे थे। उसने अमन को फोन किया। यार, घर में जो तस्वीर थी दीवार पर, हाँ, उसमें कौन था? अमन चुप रहा। अमन? वसीम, वो तस्वीर में औरत नहीं थे क्या? वो बच्चा था, वही बच्चा, सफेद कपड़ों में, और तस्वीर के नीचे कुछ लिखा था।
क्या लिखा था? अमन ने एक सांस ली। मेरा मुन्ना 2001। वसीम की सांस रुक गई। 22 साल पहले 2001 जब बूढ़े का पोता गायब हुआ था। अगले दिन वसीम और निर्मल उस जगह पर गए जहां वो घर था। जंगल में रास्ते से 100 कदम हटकर एक खंडहर था। जले हुए पत्थर, गिरी हुई दीवारें, झाड़ियां जो खंडहर को निगलती जा रही थे, और बीच में एक लोहे का दरवाज़ा, जला हुआ, टूटा हुआ, जंग खाया हुआ, मगर उस पर एक ताला लगा था, नया, चमकदार। वसीम ने उसे छुआ। ठंडा था, उतना ठंडा जितना उस रात तहखाने की हवा थी। तभी नीचे से उस टूटे हुए दरवाजे के पीछे, उस जले हुए खंडहर के नीचे से एक आवाज़ आई, पुरानी लोरी, वही लोरी। निर्मल भाग गया। वसीम वहाँ खड़ा रहा। उसे उस बूढ़े का चेहरा याद आया, वो नम आँखें। उसे समझ आया कि वो बूढ़ा 22 साल से वहाँ था, ना जिंदा ना मुर्दा। वो किसी और चीज से बंधा था, उसी रस्सी से जो उसने अपने पोते की कलाई पर बांधे थे। दोनों एक दूसरे को थामे थे, एक ऊपर एक नीचे, दोनों उस दरवाजे के दोनों तरफ। वसीम ने एक आखिरी बार उस ताले को देखा और समझ गया कि वो ताला किसने लगाया था और क्यों। वो ताला बाहर से नहीं, अंदर से बंद था। बूढ़े ने खुद को और उसे, दोनों को बंद कर लिया था ताकि कोई और ना आए, ताकि ये खत्म हो सके, ताकि वो खुद जा सके और पोते को साथ ले जा सके। वसीम उस दिन बहुत देर तक चुप रहा। शाम को निर्मल के घर वापस आया तो अमन ने पूछा, ठीक है? वसीम ने हाँ कहा। मगर उस रात जब सब सो गए, वसीम बाहर बैठा रहा। आसमान साफ था, तारे थे। उसे उस बच्चे की लोरी याद आती रही, वो पुरानी बेनाम लोरी जो शायद बूढ़े की माँ ने उसे सुनाई होगी, जो बूढ़े ने अपने पोते को सुनाई होगी, और जो अब तहखाने में किसी और चीज़ के मुंह से निकल रही थी। कुछ चीज़ें भूल जाने के लिए होती हैं। वसीम जानता था कि वो भूल नहीं पाएगा। कुछ घर सिर्फ घर नहीं होते, कुछ दरवाजे सिर्फ दरवाजे नहीं होते, और कुछ ताले जो बाहर से बंद लगते हैं असल में अंदर से बंद होते हैं। उस रात वसीम और अमन किसी के मेहमान नहीं बने थे, वो गवाह बने थे। एक बाप के आखिरी इंतज़ार के, एक बच्चे की आखिरी लोरी के, और उस दरवाजे के जो शायद अब हमेशा के लिए बंद हो चुका था। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। जनवरी की वो रात कुछ अजीब किस्म की थी। ठंड सिर्फ हवा में नहीं थी, दीवारों में थे, फर्श में थे, उस पूरे गांव की सांसों में थे, जो रात के 2 बजे गहरी नींद में डूबा हुआ था। सौरभ अपने कमरे में कंबल ओढ़े सो रहा था। 22 साल की वो उम्र जब नींद बहुत गहरी और बेफिक्र होती है। उसकी आंख अभी लगी ही थी कि दरवाज़ा ज़ोर से खुला और उसकी माँ ने उसे झंझोड़ते हुए उठाया। उनकी आवाज़ में जो कंपन था वो ठंड से नहीं था। सौरभ बिना कुछ पूछे उठा और दादाजी के कमरे की ओर भागा। कमरे में एक मोमबत्ती जल रहे थे। उसकी रोशनी में दादाजी का चेहरा पीला दिख रहा था। वो चारपाई पर लेटे थे और उनकी छाती ऊपर नीचे हो रहे थे, बहुत तेज़, बहुत अजीब तरीके से, जैसे फेफड़े अंदर से किसी ने भींच रखे हों। सांस आती थी मगर पूरी नहीं आती थी।
उनके होंठ हल्के नीले पड़ने लगे थे। सौरभ ने एक पल भी नहीं लगाया। वो जानता था कि पिताजी घर पर नहीं हैं, किसी काम से बाहर गए थे 2 दिन पहले। घर में बस माँ थी, दादाजी थे और वो था। सबसे करीबी अस्पताल 22 किलोमीटर दूर था। उस रात उस रास्ते पर अकेले जाना ठीक नहीं लगा। वो बाहर निकला और तेज कदमों से पड़ोसी मोहल्ले की गली में गया, जहां उसका दोस्त राजन रहता था। राजन को नींद से उठाया, बस 2 लफ्ज कहे, दादाजी, और चलना है। राजन ने कोई सवाल नहीं किया। उसने चप्पल पहनी, जैकेट उठाई और सौरभ के साथ हो गया। बाइक स्टार्ट हुई तो आवाज़ उस खामोश रात में दूर तक गई। दादाजी को बिठाना मुश्किल था, उनका बदन ढीला पड़ता जा रहा था। राजन पीछे बैठा था और उन्हें दोनों बाहों से थामे था। सौरभ ने बाइक मोड़ी और गांव के डॉक्टर साहब के घर की तरफ चल पड़ा। डॉक्टर वर्मा गांव के एकमात्र रजिस्टर्ड डॉक्टर, बुजुर्ग, थोड़े रूखे मिजाज के, मगर काम के वक्त भरोसेमंद। उनका घर गांव के पूरब में था, सड़क के किनारे। जब सौरभ वहां पहुंचा तो घर पर ताला लगा था। एक पल के लिए लगा जैसे जमीन खिसक गई। उसने आसपास के घरों के दरवाजे खटखटाए। एक घर से एक उम्रदराज शख्स निकला, लालटेन हाथ में लिए। उसने बताया कि डॉक्टर वर्मा कल शाम को ही शहर चले गए थे, किसी रिश्तेदारी में। सौरभ का जी डूबने लगा, मगर उस शख्स ने दादाजी की हालत देखी और रुक कर कहा, एक और है नदी के पीछे, छोटे से घर में। नाम क्या है उनका? हाँ, दास साहब। मगर रात को जाना ठीक नहीं बेटा, उधर रास्ता। सौरभ ने आगे नहीं सुना। उसने बाइक घुमाई। नदी के पास वाला रास्ता गांव के उस हिस्से से होकर जाता था जहां दिन में भी लोग कम जाते थे। खेत खत्म होते ही फिर एक टूटी हुई पगडंडी शुरू होती थी और उसके आगे नदी। नदी पर एक पुराना लकड़ी का पुल था जो हर साल बाढ़ में आधा बह जाता था और हर साल किसी तरह फिर खड़ा हो जाता था। सौरभ ने बाइक धीरे धीरे उस पुल पर चढ़ाई। लकड़ियां चड़मड़ाई। नदी का पानी नीचे काला दिख रहा था। जनवरी की ठंड में उसमें से भाप उठ रहे थे। राजन ने दादाजी को और कसकर थाम लिया। पुल पार होने के बाद एक कच्चा रास्ता था। उस रास्ते पर बाइक की हेडलाइट में बस धूल और सूखी घास दिखती थी। कोई घर नजर नहीं आता था। फिर मोड़ के बाद एक रोशनी दिखे। एक छोटा सा घर था, पक्की दीवारें मगर छत टीन की। खिड़की में एक पीली रोशनी थे, मतलब अंदर कोई जाग रहा था। राजन उतरा और दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर की खामोशी के बाद दरवाज़ा खुला। जो शख्स सामने खड़ा था वो 60 के करीब का था। गोरा रंग, सफ़ेद बाल, आंखों पर मोटा कांच का चश्मा। उसने लुंगी और बनियान पहन रखे थे। उसके हाथ में एक किताब थे जो उसने दरवाज़ा खोलते ही बंद कर ली। उसकी आंखें राजन के चेहरे पर रुकी, फिर पीछे बाइक पर गई, दादाजी पर। उसने कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो आदमी तुरंत आगे बढ़ा। उसने दादाजी का हाथ थामा, नब्ज देखे, उनकी आंखें देखी और छाती पर हाथ रखा। फिर बिना एक लफ्ज़ बोले उन्हें सहारा देकर अंदर ले गया। सौरभ और राजन पीछे पीछे घर में दाखिल हुए। घर के अंदर की दुनिया बाहर से एकदम अलग थी। दीवारों पर किताबें थी, ऊपर से नीचे तक, इस तरह जैसे किताबें ही दीवार हों। एक टेबल पर कांच के शीशे, कुछ उपकरण, कुछ शीशियां। कोने में एक पुराना बेड था, उस पर साफ चादर। उस आदमी ने दादाजी को उस बेड पर लेटाया।
फिर वो एक अलमारी के पास गया और उसमें से एक बड़ा सा इंजेक्शन जैसा उपकरण निकाला, मगर वो मामूली इंजेक्शन नहीं था। उसके आगे एक लंबी पतली सुई थी और पीछे एक सिलेंडर जैसी चीज। सौरभ ने वैसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। उस आदमी ने दादाजी के कुर्ते को हल्का ऊपर किया और बहुत सटीक तरीके से, बिना किसी हड़बड़ाहट के, वो सुई उनकी छाती में एक खास हिस्से में उतारी। फिर सिलेंडर का एक हिस्सा घुमाया। एक आवाज़ हुई, हवा निकलने की, जैसे गुब्बारे से हवा निकलती है। सौरभ और राजन एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। दादाजी की छाती, जो अब तक बेतरीब उठ कर रहे थे, धीरे धीरे सामान्य हो गई। सांस की आवाज़ जो घर घर कर रहे थे वो थम गई। चेहरे का रंग वापस आने लगा। 2 मिनट के अंदर दादाजी बेहोश थे, मगर सामान्य रूप से बेहोश, जैसे गहरी नींद हो। सौरभ की सांस छूटी। उस आदमी ने उपकरण रखा, हाथ धोए और एक कुर्सी खींचकर बैठ गया। बातचीत धीमी थी, बहुत सामान्य लहजे में। सौरभ ने बताया कि दादाजी को ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उस आदमी ने कहा कि उनके फेफड़े और छाती के बीच की झिल्ली में हवा भर गई थी, जिसे न्यूमोथोरिकस कहते हैं। अगर 1 घंटा और देर होती तो बात बिगड़ जाती। सौरभ ने पूछा कि वो कौन है। उस आदमी ने हल्के से कहा, दास, डॉक्टर अर्पण दास। सौरभ ने कहा कि उसने इनके बारे में पहले कभी नहीं सुना था, गांव में किसी ने नहीं बताया। डॉक्टर दास मुस्कुराए नहीं, उन्होंने बस खिड़की के बाहर देखा और कहा, लोग जानते हैं, बस बताते नहीं। उस रात इतनी ही बात हुई। सुबह होने पर सौरभ के पिताजी वापस आए। दादाजी को शहर के अस्पताल ले जाया गया। वहाँ के डॉक्टर ने देखा और चकित हो गया कि किसने इतने सटीक तरीके से उस रात इलाज किया। उसने कहा, जिसने भी किया उसे पूरी तरह पता था कि क्या करना है। पुराने ढंग का तरीका था, मगर एकदम सही। सौरभ के जहन में डॉक्टर दास का चेहरा घूमता रहा। वो उनसे मिलने गया कुछ दिनों बाद। इस बार दिन में वो घर और भी अजीब लगा। घर के पीछे एक छोटा सा बगीचा था, जिसमें तरह तरह की जड़ी बूटियां उगी थी। डॉक्टर दास उसी बगीचे में थे, झुककर कुछ देख रहे थे। उन्होंने सौरभ को देखा और इशारे से अंदर बुलाया। उस दिन जो बातें हुई वो धीरे धीरे टुकड़ों में हुई। डॉक्टर अर्पण दास असल में यहाँ के नहीं थे। वो 30 साल पहले यहाँ आए थे, कोलकाता से। MBBS किया था, फिर सर्जरी में स्पेशलाइजेशन। कोलकाता के एक बड़े अस्पताल में काम करते थे। फिर किसी वजह से, जो उन्होंने उस दिन नहीं बताई, सब छूट गया और वो यहाँ आ गए। यहाँ नदी के पार इस छोटे से घर में। इतने सालों में उन्होंने गांव के बहुत से लोगों का इलाज किया था। वो लोग जो शहर नहीं जा सकते हैं, जिनके पास पैसे नहीं थे, जो रात के अंधेरे में किसी से मांग कर नहीं जा सकते थे। डॉक्टर दास ने कभी उनसे फीस नहीं ली। जो देता था ले लेते थे, अक्सर कुछ नहीं लेते थे। सौरभ ने पूछा कि गांव के लोग उनके बारे में बात क्यों नहीं करते हैं। डॉक्टर दास ने जवाब दिया, क्योंकि बात करने से दिक्कत होती है। कुछ लोगों को मेरा यहाँ होना पसंद नहीं। सौरभ ने ज्यादा नहीं पूछा, मगर उसे जवाब मिलने थे और वो मिले, बस उस तरीके से नहीं जैसा उसने सोचा था। उस सर्दी के खत्म होते होते फरवरी के आखिरी हफ्ते में एक सुबह गांव में खबर फैली, डॉक्टर दास नहीं रहे। खबर आई तो गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई। लोग एक दूसरे से कानाफूसी करते हैं, मगर खुलकर कोई कुछ नहीं बोलता। पुलिस आई, देखा, चली गई। रिपोर्ट में लिखा हृदय गति रुकने से मृत्यु।
सौरभ को वो रिपोर्ट सच नहीं लगी। वो राजन के साथ उस घर पर गया। दरवाज़ा बंद था मगर किसी ने ताला नहीं लगाया था। अंदर गए तो किताबें वहीं थी, उपकरण वहीं थे, मगर कुछ चीज़ें अजीब थे। एक अलमारी का ताला टूटा हुआ था, टेबल पर रखे कागजात बिखरे पड़े थे और बेड पर एक पुरानी डायरी थी जो सौरभ ने उठा ली। वो डायरी उसने उस रात पढ़ी। डायरी के पहले पन्ने पर तारीख थी अक्टूबर 30 साल पहले। डॉक्टर दास ने लिखा था कि वो इस गांव में किसी वजह से नहीं आए थे। वो आए थे क्योंकि भागना पड़ा था। कोलकाता में उनके अस्पताल में एक मरीज आया था, रातुल सिंह, एक बड़े जमींदार का इकलौता बेटा। उसके पेट में तकलीफ थी लंबे वक्त से। जब जांच हुई तो पता चला कि उसे एक बीमारी है जो अगर वक्त पर पकड़ में आ जाए तो ठीक हो सकती है, मगर लापरवाही की गई तो जानलेवा है। मगर रातुल सिंह के पिता जमींदार हरि नारायण सिंह एक पुराने ढंग के आदमी थे। उन्हें अपने बेटे की बीमारी बाहर नहीं जाने देनी थी। उन्होंने डॉक्टर दास को पैसे दिए, बहुत सारे पैसे, और कहा कि रिपोर्ट में कुछ और लिखो, कहो कि बेटा बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर दास ने मना कर दिया। हरि नारायण सिंह ने दूसरा रास्ता निकाला। उन्होंने अस्पताल के बड़े लोगों से बात की, डॉक्टर दास पर झूठे आरोप लगवाएं, मेडिकल लापरवाही के, नशे के, रिश्वत के। डॉक्टर दास की नौकरी गई, लाइसेंस रद्द होने की नौबत आई। डॉक्टर दास लड़ रहे थे मगर वो उससे भी बुरी बात जानते थे। उन्होंने देखा था कि हरि नारायण सिंह के ज़मीन के कागजात में गड़बड़ी है। उन्होंने गांव के करीब किसानों की ज़मीन फर्जी कागजों से हड़प ली थी। डॉक्टर दास के पास उसका सबूत था। एक मरीज ने, जो उनका पुराना मरीज था और उस ज़मीन कांड का गवाह था, उन्हें वो कागजात सौंपे थे। हरि नारायण सिंह को पता चल गया। रात के अंधेरे में डॉक्टर दास के घर पर 2 लोग आए। कुछ नहीं बोले, बस घर में आग लगाने की कोशिश की। डॉक्टर दास उस रात वहाँ नहीं थे, इसलिए बच गए। वो उसी रात शहर छोड़ गए। डायरी में आगे लिखा था कि उन्होंने ये गांव इसलिए चुना क्योंकि यहाँ कोई उन्हें जानता नहीं था। नदी के पार वाले हिस्से में रहें इसलिए कि वो और भी अलग था। मगर धीरे धीरे लोग उनके पास आने लगे, गरीब लोग जिन्हें शहर जाना नहीं पड़ता था। अगर डॉक्टर दास यहाँ थे, उन्होंने इलाज किया चुपचाप, बिना किसी से ज़्यादा जान पहचान बढ़ाए। और फिर एक दिन हरि नारायण सिंह का एक आदमी उस गांव में आया, किसी काम से नहीं, बस देखने के लिए। डायरी के आखिरी पन्नों में लिखावट कांपती हुई थी। डॉक्टर दास ने लिखा था, मुझे पता है कि कुछ लोग यहाँ भी हैं जो उनके लिए काम करते हैं। मुझे डर नहीं है, मगर जो कागजात मेरे पास हैं वो मेरे साथ नहीं जाने चाहिए, किसी को मिलने चाहिए। आखिरी तारीख वो थी जिससे 10 दिन पहले उनकी मौत हुई थी। सौरभ रात भर सो नहीं पाया। सुबह उसने राजन को सब बताया। राजन उस तरह का दोस्त था जो सुनता पहले है, बोलता बाद में। उसने डायरी पढ़ी, चुप रहा, फिर कहा, कागजात कहाँ हैं? सौरभ को नहीं पता था। वो दोनों फिर उस घर पर गए। इस बार ध्यान से देखा। किताबों के पीछे, अलमारी के नीचे, टेबल के दराजों में। किचन में एक पुरानी लोहे की पेटी थी, ज़मीन में दबी हुई चादर से ढकी। उसमें कागज़ थे, प्लास्टिक में लपेटे हुए। ज़मीन के कागजात, गवाही के बयान और एक चिट्ठी जो डॉक्टर दास ने खुद लिखे थे किसी वकील के नाम। वकील का नाम और पता लिखा था। जो हुआ वो आसान नहीं था और बहुत जल्दी भी नहीं हुआ। सौरभ ने वो कागजात उस वकील तक पहुंचाए
वकील ने शुरू में कुछ खास उत्साह नहीं दिखाया। हरिनारायण सिंह का नाम सुनकर लोग आंखें फेर लेते थे, मगर जब कागज़ों की जांच हुई तो पता चला कि वो असली थे। फर्जी दस्तावेजों से हड़पी गई 6 गांवों की ज़मीन। मामला धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसी दौरान एक और बात सामने आई। डॉक्टर दास की मौत, जिसे दिल का दौरा बताया गया था, उसमें कुछ और था। जब शव की दोबारा जांच की मांग हुई, जो जिला अदालत ने मान ली, तो रिपोर्ट में आया कि उनके खून में एक ऐसा पदार्थ था जो दिल की गति को अचानक रोक सकता था। वो पदार्थ फितूरी ढंग से पहुंचाया गया था। कत्ल था, साफ ठंडे दिमाग का कत्ल। हरिनारायण सिंह उस वक्त 70 के थे। उनका बेटा रातुल, जो 30 साल पहले डॉक्टर दास का वो मरीज था, अब खुद 50 साल का था और अपने पिता का सारा कारोबार संभालता था। बाप बेटे दोनों गांव के सबसे रसूखदार लोग थे। गिरफ्तारी जब हुई तो गांव में वो सन्नाटा छाया जो बड़े वाक्यों के बाद छाता है। मुकदमा लंबा चला। सौरभ के लिए वो 2 साल बेहद भारी थे। कई बार धमकियां मिली फ़ोन पर, घर के बाहर खड़े अजनबियों के ज़रिए। एक बार उसकी बाइक के टायर काटे गए। उसके पिताजी ने कहा कि ये सब छोड़ दो, माँ रोई। मगर सौरभ के जहन में वो रात थी, जनवरी की वो ठंडी रात, वो नदी का पुल, वो पीली रोशनी और एक बूढ़ा आदमी जिसने बिना पूछे दरवाज़ा खोला और जान बचाई। वो नहीं छोड़ सका। आखिरकार फैसला आया। हरिनारायण सिंह और रातुल सिंह को ज़मीन हड़पने के जुर्म में दोषी पाया गया। हरिनारायण पर डॉक्टर दास की हत्या की साजिश का मामला भी चला। वो उम्र और सेहत की वजह से जेल से बाहर रहे, मगर उनकी सारी ज़मीन जायदाद जब्त हो गई। जिन किसानों की ज़मीन गई थी उन्हें वापस मिल गई। उस साल के अक्टूबर में सौरभ एक आखिरी बार उस घर गया, नदी के पार वाला। घर अब भी वैसा ही था। किसी ने उसमें नहीं रहना शुरू किया था, शायद कभी नहीं रहेगा। दरवाज़ा उसने धक्का दिया तो खुल गया। अंदर किताबें अब भी थे। धूल जम गई थी उन पर, मगर वो वहीं थे, ऊपर से नीचे तक। सौरभ देर तक वहाँ बैठा रहा। उसने सोचा कि डॉक्टर दास ने 3 साल उस घर में गुजारे, बिना किसी पहचान के, बिना किसी तारीफ के। उन्होंने सैकड़ों लोगों का इलाज किया और किसी से उनका नाम तक नहीं मांगा। उन्होंने एक जुर्म का सबूत संभाल कर रखा जो उनकी जान ले सकता था, और ले भी लिया गया। वो आदमी डरा था। डायरी में वो डर था, मगर उसके बावजूद वो नदी के उस पार से हटा नहीं। रात होने लगी तो सौरभ ने उठने की सोची। जाते जाते उसकी नज़र एक चीज़ पर पड़ी जो पहले नहीं देखी थी, या शायद देखी थी मगर ध्यान नहीं गया था। दरवाजे के ऊपर चौखट पर किसी ने पेंसिल से कुछ लिखा था, बहुत छोटे अक्षरों में। जो दवा देता है वो जख्म भी जानता है। सौरभ को नहीं पता था किसने लिखा। शायद डॉक्टर दास ने खुद, शायद किसी मरीज ने। उसने वो लाइन एक बार पढ़ी, फिर दरवाज़ा बंद किया और वापस पुल की तरफ चल दिया। नदी रात के अंधेरे में वैसी ही थी, काली, धीमी, और उसमें से भाप उठती हुई, जैसे वो सांस ले रही हो। उस रात के बाद सौरभ ने मेडिकल की पढ़ाई शुरू की। किसी ने उससे पूछा नहीं कि क्यों। राजन जानता था, माँ को अंदाज़ा था। बस एक रात थी, एक नदी थी और एक बूढ़ा डॉक्टर था जो पीली रोशनी में जागता था। इतना काफ़ी था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। कैसी लगी आपको ये कहानियाँ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं।
तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें डार्क फाइल्स।